हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में स्टूडेंट आप सभी का 9 मार्च को आने वाला सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। महामैराथन क्लास आज का ये आप सभी के लिए होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुविकल्पीय प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। खास बात यह इस वीडियो का, मैं सभी प्रश्नों का आपको उत्तर बताऊंगा और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं लेकर आया हूं जो आपके 9 मार्च के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 100 में से 100 नंबर का टारगेट आप लेकर चल रहे होगे तो जरूर पूरा होगा। एक एक करके सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे जो कि शिक्षा शास्त्र में 5 नंबर का बहुविकल्पीय होता है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पीय का, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार में होता था। यानी जो वैदिक काल है, जो आपका प्रथम चैप्टर है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, उससे लिया गया प्रश्न। याद रखिएगा, चैप्टर वाइज में आपको प्रश्न बताऊंगा। हर एक चैप्टर से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो वैदिक काल में शिक्षा आरंभ करने, यानी जो 8 वर्ष की शिक्षा आरंभ की जाती थी, इसमें जो संस्कार होता था ये उपनयन संस्कार होता था। जब उपनयन संस्कार बालक का हो जाता था 8 वर्ष की उम्र में, तो गुरुकुल में जो है वैदिक काल में उनको प्रवेश दिया जाता। तो पहले नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डिटेल से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा ताकि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। दूसरा प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। यानी जो वैदिक काल इसमें जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, सभी को पता होगा, काशी था। ठीक है, दूसरे नंबर का यहाँ पर घ ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। देखिए, बौद्ध जो धर्म है ये आपका सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर का जो यानी जो तीसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध से संबंधित है और तीसरे नंबर का ख ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, तो तीसरे का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के पश्चात बालक को श्रमण कहा जाता था। प्रवज्जा, उपसंपदा, उपनयन या समावर्तन। देखिए, समावर्तन और उपनयन इन दोनों का संबंध एक है जो कि वैदिक काल से संबंधित है, और जो प्रवज्जा संस्कार है इनमें से जो हो जाएगा, यानी बालक को यहाँ पर क्या है, शिक्षा संस्कार के पश्चात, तो इसमें से उपसंपदा हो जाएगा। चौथे नंबर का ख ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल चौथे नंबर का, जी हाँ, चौथे नंबर का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा संस्कार के पश्चात बालक को श्रवण कहा जाता था। यहाँ पर भी एक संस्कार होता था स्टूडेंट, जब बालक को बौद्ध मठ में प्रवेश मिलता था तो उनका प्रवज्जा संस्कार होता था। 8 वर्ष की उम्र में बालकों को जो है संस्कार कराकर जो है बौद्ध मठों में प्रवेश लिया जाता था। तो चौथे नंबर का फिलहाल जो सही विकल्प हो जाएगा खा हो जाएगा। मैं डिटेल से समझा रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि जो भी प्रश्न आए जिस तरीके से भी, तो आप उसका जो उत्तर बोर्ड एग्जाम में दे पाओ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। हर साल शिक्षा शास्त्र की तैयारी कराता हूँ और काफ़ी स्टूडेंट अच्छा स्कोर करके आते हैं। जो मैं बताता हूँ आप लोग उसको तैयार करते जाइएगा। 5 नंबर प्रश्न है, मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था, तो ये किसका था, ये भैया बौद्ध शिक्षा का था। तो 5वें नंबर का घ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मठ व्यवस्था अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो 5वें का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, मकतबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मकतब जो कि आपका तीसरा चैप्टर है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, उससे लिया गया स्टूडेंट है, उस चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। तो 6 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका उच्च स्तर हो जाएगा, यानी मकतबों में उच्च स्तर। और जो यहाँ पर यानी वो था एक प्रकार से, कौन सा था, मकतब था, बताइएगा कि मकतब था, मदरसा, सॉरी हाँ, मदरसा में जो है प्राथमिक स्तर का शिक्षा प्रदान की जाती थी मदरसा में, मकतब में उच्च स्तर की। तो 6 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। 7वां प्रश्न देखिए, कलकत्ता यानी जो अब कोलकाता हो गया है में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे सभी को पता होगा, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे। 7वें नंबर का ख ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न दिया है स्क्रीन पर स्टूडेंट, भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ हुई, इसके बारे में बताइए। देखिए 8 नंबर का यहाँ पर गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1854 ईस्वी में भारतीय स्कूलों में सहायता अनुदान प्रणाली जो है ये प्रारंभ हुई थी। 9 नंबर प्रश्न दिया है स्क्रीन पर देखिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट, सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा, याद रखिएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। 9 नंबर का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया
तो याद रखिए स्टूडेंट, मैं इसमें सभी प्रकार के सारे प्रश्न बताऊंगा और लगभग जो बहुविकल्पीय 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय के मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और पूरे चैप्टर के हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया था, तो ये पारित कब किया गया था? ये 2009 ईस्वी में पारित किया गया था। बताइएगा क्या मैं सही हूँ? और कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको लग रहा है कि ये गलत मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक बार प्लीज़ उसको रिसर्च कर लीजिए, फिर आप हमें बताइएगा कि सर ये गलत है, फिर मैं उसको चेक करूँगा। काफ़ी बार होता क्या है स्टूडेंट की जो है बुक में भी काफ़ी बार गलत होते हैं, और जो गूगल पर मैं सारे प्रश्नों को एक बार फिर से चेकआउट कर लेता हूँ कि जो बुक में दिया है वो सही है, तो काफ़ी बार क्या है गूगल भी भैया कन्फ्यूजन कर देता है, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ। तो 10 नंबर का फिलहाल जो गा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 2009 में शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया। 11 नंबर प्रश्न देखिए, किसने कहा है शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और धार्मिक संस्कारों का विकास करना है? किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राधाकृष्णन या मदन मोहन मालवीय जी। तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। इनका एक चैप्टर भी है, याद रखिएगा, शिक्षा शास्त्री भी है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो 11 नंबर का घ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? देखिए इसके जो संस्थापक हो जाएंगे का नंबर विकल्प सही हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बनारस में है। 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसके संस्थापक यानी इसके जो है नींव रखी और इसके संस्थापक भी हैं, ठीक है। BHU के नाम से भी जाना जाता है, सभी जानते होंगे भैया, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ यानी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो 12 नंबर का फिलहाल जो का वाला ऑप्शन है सही पर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। तो जो एनी बेसेंट जी हैं इनका जो जन्म हुआ था स्टूडेंट, ये लंदन में हुआ था, ठीक है। ये आयरिश थी। कौन थी भैया? ये एक आयरिश थी। तो 13 नंबर का घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, जब तक, यहाँ पर अच्छे से देखिए, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप लोग क्वालिटी जो है इंप्रूव कर सकते हो सेटिंग्स में जाकर। 14 नंबर प्रश्न है, जब तक भारत जीवित रहेगा तब तक श्रीमती एनी बेसेंट की भव्य, यानी देखिए भव्य सेवाओं की स्मृति भी अमर रहेगी। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये कथन है महात्मा गांधी जी का, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। 14 नंबर का खा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा योजना का नाम था। देखिए जो महात्मा गांधी जी हैं इनके द्वारा जो प्रतिपादित शिक्षा योजना का नाम था ये था बेसिक शिक्षा योजना। 15 नंबर का गा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसने दी? मदन मोहन मालवीय जी, विवेकानंद जी या गांधी जी या टैगोर जी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, चारों में से एक विकल्प तो सही है, ये आपको भी पता है, और इनमें से जो हो जाएगा ये गांधी जी हो जाएंगे। अभी तो मैंने आपको बताया, ये देखिए 15 नंबर में वही है, ठीक है। तो 16 नंबर का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? देखिए शांति निकेतन की स्थापना जिसने की थी, याद रखिएगा, जनगण मन उन्होंने गाया था। और यहाँ पर चारों विकल्प में आपको एक विकल्प जो कि सबसे अलग दिख रहा होगा, टैगोर। तो टैगोर जी का भी चैप्टर है इसमें, यानी शिक्षा शास्त्र में भी एक शिक्षा शास्त्री। मैं आपको चैप्टर का नाम बता दूं किन किन लोगों का चैप्टर है इसमें, यानी शिक्षा शास्त्र में। एक हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी जी, दूसरे रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरे नंबर पर एनी बेसेंट और चौथे पर और टैगोर जी, ठीक है। तो ये इन चारों लोगों का जो है एक प्रकार से मुख्य रूप से चैप्टर है शिक्षा शास्त्र में, और पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो 17 नंबर का यहाँ पर जो फिलहाल सही विकल्प हो जाएगा, खा हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने ही की थी। 18 नंबर प्रश्न है, सर्वोत्तम शिक्षा वो है जो हमारे जीवन का समस्त सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है, शैक्षिक मान्यता किसकी है? ये जो शैक्षिक मान्यता है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। 18 नंबर का घा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टूडेंट आराम से वीडियो को रोककर सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है? तो पर्यावरण का जो जनजीवन से घनिष्ठ संबंध है। 19 नंबर का खा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, इसके बारे में बताइए। तो ये 1970 में हुआ, 1972 ईस्वी में, 1975 में और 1980 ईस्वी में। इनमें से 1975 ईस्वी सही विकल्प हो जाएगा। 20 नंबर का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? देखिए जल प्रदूषण तो यहाँ पर होगा नहीं, ये हटा दीजिए, और इनमें से जो है ध्वनि प्रदूषण को भी हटा दीजिए। अब इनमें दोनों में से बताइए क्या हो जाएगा सही विकल्प। मैंने आपके पास ऑप्शन विकल्प रख दिया। देखिए मृदा प्रदूषण भी नहीं होगा, इसमें से रेडियो धर्मिकता जो प्रदूषण है ये कैंसर रोग का एक प्रकार से परिणाम है। उसके बाद में 22 नंबर प्रश्न पूछा गया कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में हुए थे, और इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ठीक
ठीक है। या इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, बताइएगा। नहीं, इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है। तो इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, जिसमें इंडिया को यानी सैन्य पराजय देखने को मिली थी। यानी आप सभी को पता होगा उसमें जो है भारत की बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई थी। तो ऐसे भी प्रश्न आपकी शिक्षा शास्त्र में पूछे जा सकते हैं, एक दो प्रश्न, यानी बहुत रेयर चांस में होता है कि पूछे जाएं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, आग लगना या अग्निकांड किस प्रकार की आपदा है। देखिए, आग लगना, ये अग्निकांड, ये प्राकृतिक आपदा तो होगा नहीं भैया, आग है, अब बादल से आग तो बरसने नहीं लगेगा, ये मानवकृत आपदा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जैसे कि आपका सुनामी आ गया, बादल फटना, ठीक है, भूकंप, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 23 नंबर का जो गा वाला ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मानवकृत आपदा होता है आग लगना, अग्निकांड। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सा यंत्र भूकंपीय हलचल का मापन करता है। यानी जो भूकंप होता है भैया, इसकी हलचल का ये मापन करता है कि भूकंप है, इतनी डिग्री का भूकंप है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कितना, यानी ये भयानक है भूकंप। तो 24 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा सिस्मोग्राफ हो जाएगा, नाम याद रखिएगा। सिस्मोग्राफ से हम भूकंपीय जो हलचल है इसका मापन कर सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के प्रसार को विशेष महत्व दिया गया। यानी जो शिक्षा का प्रसार है इसका जो विशेष महत्व दिया गया, कैसे दिया गया, मैं विकल्प आपको दिखा देता हूँ। 25 नंबर का जो गा वाला ऑप्शन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत काल में, ये विकल्प सही हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद में 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या किससे संबंधित है। व्यावसायिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो 26 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा, इनमें से खा विकल्प सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा स्टूडेंट इस प्रश्न का सही उत्तर। 27 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में शैक्षिक स्तर के निम्न होने का कारण है। तो देखिए, भारत में शैक्षिक स्तर का निम्न होने का कारण क्या है, सभी को पता होगा, इसमें से सभी हो जाएगा, यानी घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अप्रशिक्षित शिक्षक, विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव, यानी मान लीजिए कि साइंस लैब ना होना, यानी जो लैब होते हैं ना, फिर जियोग्राफी से, जो भूगोल से संबंधित कंपास ना होना, और भी सारी चीज़ें हैं, वो व्यवस्थाएं वो स्कूल में ना होना, ये है भारत में शैक्षिक स्तर के निम्न होने का कारण। बाहर आप देखोगे तो भैया काफ़ी डेवलप है, ठीक है। अब जहाँ भारत देश में जहाँ पर टैक्स लगाया जा रहा हो भैया, 28% टैक्स लगाया जा रहा हो, तो वहाँ पर शिक्षा आप समझ सकते हो किस तरीके से है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिए, सामाजिक शिक्षा का जो उद्देश्य है जीवन उपयोगी ज्ञान देना है, ठीक है। सामाजिक शिक्षा, यहाँ पर समाज की बात हो रही है, ये नहीं कि स्कूल की बात हो रही। स्कूल की बात जब होती तो यहाँ पर प्रमाण पत्र वाला भी शायद सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर समाज की बात हो रही है, तो जीवन उपयोगी ज्ञान देना, ये 28 नंबर का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा दिमाग वाला भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप थोड़ा दिमाग भी लगाओगे, अच्छे से देखोगे तो आंसर आप लोगों को, यानी प्रश्न का जो उत्तर है इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। शांत से, अच्छे से, बढ़िया से आप देखिए, सारे प्रश्न के उत्तर को समझ में आ जाएगा। और जो स्टूडेंट घबरा जाते हैं भैया, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घबराने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। और आप शांत से सोचोगे, सारी चीज़ें हेल्प हो जाएंगी, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। 29 नंबर प्रश्न है, छोटे परिवार के आकार का मानक निम्न में से किस शिक्षा से संबंधित है। तो ये जो शिक्षा हो जाएगी कोई और नहीं, जनसंख्या शिक्षा हो जाएगी, ठीक है। छोटे परिवार की बात हो रही है, जनसंख्या शिक्षा यहाँ पर महत्वपूर्ण मानी जाएगी। 29 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों की बाद की जाती है। तो भारत में जो जनगणना ये 10 वर्षों की बाद की जाती है। 2011 में जनगणना हुआ था स्टूडेंट, और 2011 में जो जनगणना था, इसमें जो जनसंख्या थी भारत की 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी, ठीक है। और दिन पर दिन जो जनसंख्या है वो बढ़ती जाती है, मृत्यु दर से जनसंख्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। तो 30 नंबर का जो है गा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, सीखना, देखिए, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, निम्न में से किसने कहा है। तो ये आपका जो सेकंड चैप्टर है खंड खा का, उससे लिया गया प्रश्न है, और इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा ये खा वाला हो जाएगा। क्रो एवं क्रो हो जाएंगे, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन, क्रो एवं क्रो ने कहा है। 31 नंबर का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं बात हो रही है, अधिगम के प्राथमिक नियमों की बात हो रही है। तो इनमें से जो सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा भैया, इनमें से ये सही हो जाएगा। देखिए, सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम सही हो जाएगा। बाकी के जो अधिगम के नियमों में शामिल है, तत्परता का नियम भी हो जाएगा, अभ्यास का नियम हो जाएगा, और प्रभाव का नियम है। प्रतिपादित किसने किया था ये भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा थार्न, यहाँ पर जो हो जाएगा कौन हो जाएंगे भैया, थार्न डाइक हो जाएंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। ये 3 नियमों को इन्होंने प्रतिपादित किया था। इसके बारे में लघुत्तरी में भी प्रश्न आए तो थोड़ा डिटेल में आपको लिखना पड़ सकता है।
33 नंबर प्रश्न देखिए, अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कौन प्रतिपादक हो जाएंगे? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही विकल्प हो जाएंगे ये थॉर्नडाइक हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया इनके बारे में। 33 नंबर का जो गा वाला ऑप्शन है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर, प्रेरणा का स्वाभाविक कारण क्या है? देखिए, संवेग है, रुचि है, आदत है या संस्कार है। प्रेरणा की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर कोई और नहीं, आदत हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणा का जो स्वाभाविक कारण है ये आदत है। 35 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, प्रेरणा के विभिन्न कार्य कौन से हो सकते हैं? तो जो प्रेरणा के विभिन्न कार्य हैं स्टूडेंट, इनमें से सभी हो जाएगा। छात्र में रुचि का विकास करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करना, ये प्रेरणा के विभिन्न कार्य हैं। तो 35 नंबर पे घा वाले पर टिक लगा दीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, प्यास किस प्रकार का प्रेरक है? देखिए, जहां पर भी आप लोगों को देखिए भूख, ठीक है, जहां पर भी देखिए आपको जो है भूख, प्यास, ये समझ जाइए जन्मजात प्रेरक है भैया। ठीक है, सामाजिक प्रेरक तो होगा नहीं। देखिए, भूख और प्यास हमें जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जिससे कि हम माँ का दूध पीते हैं। ठीक है, पानी भी पीते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी चम्मच में पिलाया जाता है, सभी को पता भी होगा स्टूडेंट। तो 36 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा ये गा हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो हो जाएंगे किसने दी है ये आपको बताना है। जेम्स हो जाएंगे या मैकडूगल ने या डम्बिल ने या वुडवर्थ ने। तो 37 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा ये गा वाला हो जाएगा। ठीक है, डम्बिल हो जाएंगे इसके सही विकल्प, यानी डम्बिल ने ये जो है एक प्रकार से अवधारणा को दिया है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने, देखिए विचार के किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया क्या है? रुचि है, कल्पना है, अवधान है या संवेदना है? तो देखिए 38 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर अवधान हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। 39 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या पुरस्कार का प्रकार नहीं है? यानी जो पुरस्कार का प्रकार नहीं है, देखिए पुरस्कार का जो प्रकार नहीं है आलोचना हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, उद्दंड छात्रों के लिए कौन सा दंड को जो है ये लाभकारी होता है? ये थोड़ा दिमाग वाला प्रश्न है। ठीक है, जो उद्दंड छात्र होते हैं भैया, जो शरारती बच्चे होते हैं, उनके लिए जो लाभकारी दंड है ये शारीरिक दंड हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर का जो है, और शारीरिक दंड इस तरीके से भी प्रश्न आएगा कि चांटा मारना, यानी जो चांटा होता है, चांटा मारना बालक को, मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ और बालक को यानी कोई गलती करता तो मैंने एक चांटा मार दिया, तो ये चांटा मारना ये किस प्रकार के दंड में आएगा? तो ये शारीरिक दंड में आएगा। ऐसा प्रश्न भी बच्चे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। 41 नंबर प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का एकमात्र पहलू है? देखिए, उपचारात्मक पहलू, निरोधात्मक पहलू, ये सभी है संरचनात्मक पहलू। 41 नंबर का जो घा वाला ऑप्शन है इनमें से सही हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? स्वमूल्यांकन की योग्यता, समायोजनशीलता, आत्मविश्वास या ये सभी? तो 42 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा ये सभी पर टिक लगाइएगा। देखिए, शिक्षा शास्त्र में और होम साइंस में अधिकतम जो सही होता है वो ए सभी वाला ही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 43 नंबर प्रश्न, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध किससे है? गणित से है, मानसिक स्वास्थ्य से है, दर्शन शास्त्र से या विज्ञान से है? तो 43 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जो विकल्प हो जाएगा ये खा हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। उसके बाद में देखिए 44 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि प्रथम विनय साइमन बुद्धि, देखिए प्रथम विनय साइमन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई थी। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा भैया 1905 ईस्वी, यानी 44 नंबर का जो है यहाँ पर घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1905 ईस्वी सही विकल्प हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में यानी प्रतिभाशाली जो प्रश्न पूछा गया कि प्रतिभाशाली यानी जीनियस बालक की बुद्धिलब्धि होती है, तो जो जीनियस बालक है इनकी जो बुद्धिलब्धि होती है ये 140 से अधिक होती है। ठीक है, यानी जो बहुत ज़्यादा जीनियस बालक होते हैं। तो 45 नंबर का घा ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर देखिए 46 नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि कक्षा शिक्षण के परिणाम स्वरूप किए गए ज्ञानार्जन का मूल्यांकन किया जाता है। तो जो ज्ञानार्जन होता है इनका मूल्यांकन जो किया जाता है ये किस तरीके से किया जाता है ये बताइएगा। क्या बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा या उपलब्धि परीक्षण द्वारा या बिना किसी के परीक्षण द्वारा? तो भैया जो 46 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इनमें से उपलब्ध परीक्षण हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, निम्न में से किसने कहा है? तो ये जो कथन कहा है इन चारों यानी जो शिक्षा शास्त्री इन्होंने में से एक यानी इनमें से किसी एक ने ही कहा है और इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगी वुडवर्थ हो जाएगी। 47 नंबर का खा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने प्रासंगिक या अंतर्बोध परीक्षण तैयार किया? तो 48 नंबर जो प्रश्न इसका सही विकल्प जो हो जाएगा मार्गन तथा मरे हो जाएंगे। ठीक है, 48 नंबर का गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल 50 में बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद में निश्चित उत्तरीय प्रश्न हमारा शुरू हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, बालकों को विद्यालय की सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाने वाला निर्देशन क्या कहलाता है? तो जो दिए जाने वाला निर्देशन स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शैक्षिक निर्देशन। तो 49 नंबर का खा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य है, यानी जो निर्देशन है इसका जो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका छात्र का सर्वगीण विकास करना। क्या हो जाएगा भैया? ये छात्र जो होते हैं इनका सर्वगीण विकास करना हो जाएगा निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य। तो ये रहा डियर स्टूडेंट आप सभी के लिए 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए आप लोग कह रहे होंगे कि सर इतनी बताने की आवश्यकता बहुविकल्पीय के लिए क्या हो गई? देखिए 5 होते हैं प्रश्न, और आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो मैं मॉडल पेपर भी बताता हूँ उसमें 5 जो है शुरुआत में ही बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। तो एग्जामिनर जज कर लेता है कि आप यदि 5 प्रश्न का उत्तर सही से नहीं दे पाए हो तो आगे प्रश्न आपने चाहे जितना ही अच्छा प्रश्न का उत्तर लिखा हो तो आगे वो कैसे देखेगा, यानी किस तरीके से इम्पैक्ट आपकी कॉपी पर पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जल्द यानी बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करा रहा हूँ कि सारे प्रश्न का उत्तर आप दे पाओ और अच्छा सही, क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन में एग्जामिनर को आपको जो बिल्कुल खुश कर देना है। ठीक है, और कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं रहना चाहिए। आप अपने हिसाब से देखिए बनाकर भी आप लिख सकते हो अति लघु, त्रय लघु और दीर्घ को, लेकिन बहुविकल्पीय में बनाकर लिख नहीं सकते। यहाँ पर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो तुक्का मारना पड़ेगा, लेकिन सारे प्रश्न का उत्तर मैं तैयार कर दूंगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि भैया सारे प्रश्न जो है वो बुक से ही पूछे गए हैं और क्वेश्चन बैंक से ही पूछे गए हैं, और बुक और किताब से यानी क्वेश्चन बैंक से बाहर आपके नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, पढ़ाया वही जाता है भैया कि जो पूछा गया पेपर में। अब आ जाइए निश्चित उत्तरीय प्रश्न में। देखिए बहुविकल्पीय की तरह शिक्षा शास्त्र में ये भी निश्चित उत्तरीय प्रश्न होता है, 5 ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्क इतना होता है बहुविकल्पीय और इसमें कि उसमें 4 विकल्प दिए थे, इसमें आपको जो 4 विकल्प नहीं, इसमें डायरेक्ट आपको प्रश्न का उत्तर बताना होता है। ठीक है, तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको भी मैं एक एक करके सारे प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। पहला प्रश्न है, उपनयन संस्कार का संबंध किस काल से है? तो देखिए उत्तर है उपनयन संस्कार का जो है संबंध ये वैदिक काल में, जो प्रथम चैप्टर उससे लिया गया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, बौद्धकालीन सामान्य शिक्षण यानी जो सामान्य शिक्षण संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है इन्हें बौद्ध मठ के नाम से जाना जाता था। तो दूसरे नंबर का खा ऑप्शन भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो। 3 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु थी। देखिए प्रारंभिक जो शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा जो आरंभ करने की आयु थी, यहाँ पर देखिए तीसरा जो चैप्टर है माध्यमिक शिक्षा यानी मुस्लिम कालीन भारतीय शिक्षा, ये चैप्टर है। और बालक की देखिए उत्तर, बालक की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का था। यानी बालक जब 4 वर्ष का 4 माह का 4 दिन का हो जाता था तब ये जो प्राथमिक शिक्षा जो कि मदरसा है उसमें प्रवेश ले सकता था। चौथा प्रश्न है, सन 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा किसने की? तो उत्तर है 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा चार्ल्स वुड ने की थी। इसे वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। 5वां नंबर प्रश्न है, भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है? तो किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता? उत्तर है भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। तो मैं देखिए जो रेड कलर से दिख रहा है ये प्रश्न है, और जो आपको यानी हरे कलर का दिख रहा है ग्रीन, ये ग्रीन कौन सा हो जाएगा भैया? नीला हो जाएगा, बताइएगा। ब्लू आपका नीला हो जाएगा, ग्रीन हरा। हाँ, तो जो हरा है आपका ये दिख रहा है उत्तर। ठीक है, तो ये आप लोगों के मैं कन्फ्यूजन दूर करूँ, हालांकि आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं अच्छे से। 6 नंबर प्रश्न है, RMSA का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म लिखिए। तो उत्तर है RMSA का विस्तारित रूप यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध देखिए प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एनी बेसेंट का जन्म कब और किस देश में हुआ था? इसके बारे में बताइए। उत्तर है एनी बेसेंट का जन्म 1847 में लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो इनको प्रेरणा मिली, सबसे ज़्यादा जो इनको एक प्रकार से लगाव था वो हमारी भारतीय यानी इंडिया से था, भारत देश से था, हिंदुस्तान से था। 8वां प्रश्न देखिए, विश्व भारती संस्था के जन्मदाता यानी जो जन्मदाता ये कौन है? तो उत्तर है विश्व भारती नामक शैक्षणिक संस्था के जन्मदाता रविन्द्रनाथ टैगोर
थे। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है इसका देखिए प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना और प्रकृति का संरक्षण करना है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कारखानों की चिमनियों से धुआं उगलने पर किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो इसका उत्तर भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। सटीक उत्तर देखिए इससे उत्तर है इससे वायु प्रदूषण होता है भैया। कोई भी जो कारखाने में धुआं जो जहरीली धुएं होती हैं तो उससे जहरीली भी आप इसको कह सकते हो भैया। कारखाने के धुएं कोई मतलब एक प्रकार से ठीक नहीं होते हैं, तो इनके धुएं निकलने से किस प्रकार के प्रदूषण होते हैं? वायु प्रदूषण भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हैं? राइट आंसर भी है। ठीक है, 41 नंबर नहीं, माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट। 11 नंबर प्रश्न है देखिए, मानव जनित आपदा कौन सी है? आतंकवाद या भूस्खलन? उत्तर बताइए। देखिए मानव जनित आपदा आतंकवाद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मानव जनित आपदा कौन सी है? तो आतंकवाद या भूस्खलन में से कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आतंकवाद हो जाएगी। देखिए भूस्खलन ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आ जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में प्रमुख बाधा क्या है? इसके बारे में बताइए। उत्तर देखिए प्राथमिक शिक्षा प्रसार में प्रमुख बाधा दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन है। अब यहाँ पर आप लोग जो है देख पा रहे होंगे कि जो प्रश्न है ये उत्तर में भी थोड़ा आता है, तो आप लोगों को ऐसे लिखना भी। शिक्षा शास्त्र की कॉपी कैसे लिखनी, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया, तो वो वीडियो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। जो है 10 से 15 नंबर का इजाफा आप लोगों को उस वीडियो को देखने के बाद में मिल जाएगा। मान लीजिए कि जहाँ पर भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल रहा होगा तो कॉपी के वीडियो में आप देख पाओगे और सारे प्रश्न का उत्तर उसी तरीके से लिखोगे जिस तरीके से मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप वैसे लिखोगे तो 10 से 15 नंबर का इजाफा हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 70 नंबर का स्कोर जो है 100 में से करके आते हो जो है शिक्षा शास्त्र में, तो 15 नंबर बढ़ जाएगा तो 85 नंबर तो हो ही जाएगा। तो भैया 15 नंबर बढ़ जाएगा तो फ़ायदा है कि नुकसान है बताइएगा? तो फ़ायदा है, इसीलिए वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें पहले प्रश्न के उत्तर में थोड़ा आ जाता है और जो इसका सटीक उत्तर है यही है, ये देखिए दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए जो 13 नंबर प्रश्न है डियर स्टूडेंट, कि राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से शिक्षा का सामान्य स्तर कैसा होना चाहिए? इसके बारे में बताइए। उत्तर है राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा का सामान्य स्तर ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा क्या होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य में। 14 नंबर प्रश्न है, स्क्रीन पर देखिए, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद यानी NCWE का गठन कब हुआ? तो उत्तर है इसका गठन 1959 में हुआ। कब हुआ? 1959 में। 15 नंबर प्रश्न है, स्क्रीन पर देखिए, रात्रि पाठशालाएं, देखिए रात्रि पाठशालाएं किस वर्ग के लोगों के लिए खोली गई? तो उत्तर है ये पाठशालाएं किसानों, मजदूरों, श्रमिकों और उन लोगों के लिए खोली गई जो दिन के समय काम करते थे। यानी रात्रि पाठशालाएं नाम से ही डियर स्टूडेंट पता चल रहा है कि रात्रि की पाठशालाएं हैं जो यानी जो मजदूर हैं, जो गरीबी रेखा में है यानी गरीब हैं, जिनका यानी जो काम करके भैया अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और काम करते हैं तभी उनको भोजन मिलता है, तो उनके लिए जो रात्रि पाठशालाएं किस वर्ग के लोगों के लिए खोली गई, इसका आप उत्तर देख सकते हो। 16 नंबर प्रश्न है, किस बच्चे को देश का एक जो है अरबवा बच्चा घोषित किया गया? तो उत्तर है 11 मई 2000 को देखिए सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में जन्मी आस्था को 11 मई 2000 को जो है देश का अरबवा बच्चा घोषित किया गया। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न, सीखने यानी लर्निंग से क्या आशय? सीखना जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड यानी खंड खा में सीखना अर्थ व्यवहार उसमें जो चैप्टर है उससे लिया गया प्रश्न पूछा है। मैं आपको चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ ताकि क्लियर रहे कि कैसे कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में होते हैं। टोटल जो आपके यूपी बोर्ड में मैं बात कर रहा हूँ 26 चैप्टर हैं शिक्षा शास्त्र में। उत्तर है 17 नंबर प्रश्न की कि व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले प्रत्येक यानी अपेक्षाकृत स्थायी यानी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को सीखना माना जाता है, यानी व्यक्ति के व्यवहार को ही सीखना कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है और ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। इसका जब आप एक प्रश्न का उत्तर दोगे तब आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, ये कथन किसका है? देखिए ये जो कथन है डियर स्टूडेंट ये कथन है स्किनर का। किसका? BF स्किनर हो जाएंगे, इनका ये कथन है। 18 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, रुचि के मुख्य प्रकार कितने हैं? यानी जो रुचि है इसके जो मुख्य प्रकार हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उत्तर है स्टूडेंट, रुचियों के जो मुख्य प्रकार हैं 2 प्रकार हैं, जन्मजात रुचियाँ तथा अर्जित रुचियाँ। अब इसको मैं थोड़ा समझा दूँ। देखिए जन्मजात जो है जन्म से हम प्रारंभ करते हैं रुचियों को प्राप्त करना। अर्जित प्रेरणा यानी अर्जित जो रुचियाँ, प्रेरणा नहीं, अर्जित जो रुचि है ये जो हम सीखते हैं समाज में रहकर या अपना जो अर्जित करते हैं ये रुचि होती हैं। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, दंड व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए?
जो दंड व्यवस्था है इसकी बात हो रही है। उत्तर है दंड व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए दंड किस लिए दिया जाता है? दंड दिया जाता है जब कोई गलती करता है इंसान, ठीक है, या कोई भी यानी गलती करता है या कोई ज़्यादा गलती होता है जिसमें, ठीक है, सामान्य गलती होती है तो उसको भी क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो कानून होता है, जो न्याय करता है, उसमें भी यानी भैया सुधार के लिए मौका होता है कि 5 साल के लिए सजा सुना दी तो उसमें आपको सुधारने के लिए सजा सुनाती है। तो सुधारात्मक होना चाहिए दंड व्यवस्था का उद्देश्य। 21 नंबर प्रश्न है, पूछा गया कि मनोविश्लेषण के जनक कौन थे? उत्तर है मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड थे, हो जाएंगे सही विकल्प, यानी 21 नंबर का प्रश्न सही। 22 नंबर प्रश्न है बुद्ध लब्धि यानी आईक्यू सूत्र के निर्माता कौन है? तो बुद्ध लब्धि सूत्र के निर्माता टर्मन हो जाएंगे, टर्मन हो जाएंगे सही विकल्प। 23 नंबर प्रश्न है किस परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर निबंध के रूप में देते हैं? जो प्रश्न का उत्तर है वो किसके रूप में देते हैं? निबंध के रूप में। उत्तर देखिए निबंधात्मक परीक्षण यानी ईजी टाइप टेस्टिंग के अंतर्गत ये आता है, निबंधात्मक परीक्षण हो जाएगा, यानी जब बालक को हम प्रश्न देते हैं प्रश्न का वो उत्तर निबंध के रूप में देते हैं। 24 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, किस विद्वान ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक संरचना के आधार पर किया है? तो उत्तर हो जाएगा कैसमर हो जाएगा, नामक विद्वान ने इसको जो है शारीरिक संरचना के आधार पर किया है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिक सहायता है, क्या ये कथन सत्य है या असत्य? देखिए कथन यहाँ पर पूछा क्या गया है, सत्य है या असत्य, बस आपको इतना बताना है। उत्तर देखिए हाँ, ये कथन जो है पूर्णतः सत्य है। क्या है? ये राइट कथन है जो इसने कहा है। तो ये मैंने आप लोगों को डियर स्टूडेंट 25 महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न बताए हैं, खासकर प्रश्न का उत्तर भी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो आप लोगों को शिक्षा शास्त्र में जो है महामैराथन क्लास कराए स्टूडेंट। अब मैं आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो आपके शिक्षा शास्त्र में 4 नंबर का एक प्रश्न होता है। टोटल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर में, तो सभी महत्वपूर्ण में अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से लेकर आया हूं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधि का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए, यानी जो सामान्य विवरण है इसको ही प्रस्तुत करना है। उत्तर है प्राचीन काल, देखिए प्राचीन काल में शिक्षा मुख्यतः मौखिक थी, जहाँ वेदों के शुद्ध उच्चारण और उन्हें कंठस्थ करने पर विशेष बल यहाँ पर दिया जाता था। शिष्य गुरु से सुनकर ज्ञान प्राप्त करते थे, इसीलिए इसे श्रुति और स्मृति कहा गया। मंत्रों का अर्थ समझना और मनन करना ही मुख्य शिक्षण प्रणाली थी। ये सारे प्रश्न का उत्तर आप स्टूडेंट समझ भी लोगे अच्छे से, वीडियो को देखोगे पूरा अच्छे से, जो मैं बताता हूँ उसको यानी इम्प्लीमेंट करोगे, समझोगे तो आप प्रश्न का उत्तर बाकायदा अच्छे से अपने शब्दों में भी कॉपी में लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में बताइए। चैप्टर 2 है आपका, उससे लिया गया प्रश्न है। उत्तर है बौद्ध काल में स्त्रियों के लिए सुचारू शिक्षा व्यवस्था थी, जिसका प्रमाण सुमेधा और अनुपमा जैसी जो है विदुषियाँ है। हालांकि प्रारंभ में मठों में प्रवेश वर्जित होने के कारण मुख्य रूप से उच्च वर्ग के परिवारों की स्त्रियाँ ही उत्तम शिक्षा प्राप्त कर पाती थी। जो निम्न वर्ग की शिक्षा है, यानी निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो यानी स्त्रियां हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती थी। उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की मुख्य दोष बताइए। हर एक चैप्टर से एक ही प्रश्न में लेकर आया हूँ ताकि सारी जो चैप्टर हैं उनके मैं कंप्लीट कर सकूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताना होता है। देखिए इसके मुख्य दोष धार्मिक कट्टरता, और आप लोग जो है सीरियल से भी लिख सकते हो स्टूडेंट इस तरीके से, नंबर 1 नंबर 2, जैसे यहाँ पर देखिए इसके मुख्य दोष जो है धार्मिक कट्टरता, तो इस तरीके से धार्मिक कट्टरता मैंने कॉपी की वीडियो में अच्छे से समझाया स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉमा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर जो है धार्मिक कट्टरता, सांसारिकता की प्रधानता, नारी शिक्षा की उपेक्षा और शारीरिक दंड की अधिकता थे। इसमें देखिए इसमें भारतीय भाषाओं की अवहेलना कर अरबी फारसी को महत्व दिया गया। साथ ही शिक्षा केंद्रों में अस्थायित्व, देखिए अस्थायित्व और पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना प्रमुख समस्याएं थी। ये 3 नंबर प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर देखिए 10+2+3 की शिक्षात्मक संरचना को स्पष्टता समझाइए। इसको स्पष्टता समझाना है। उत्तर है ये एक राष्ट्रीय सामान्य शिक्षा संरचना है। इसमें प्रथम 10 वर्ष में 10 वर्ष माध्यमिक शिक्षा और 5 वर्ष प्राथमिक और 3 वर्ष उच्च प्राथमिक और 2 वर्ष हाई स्कूल के लिए है। इसके पश्चात उच्चतर माध्यमिक हेतु 2 वर्ष तथा स्नातक यानी डिग्री स्तर और 3 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था
की गई है। तो ये चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर है। और जो चीज़ें आप नहीं समझ पे आ रहे हो तो अच्छे से आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को रोक लीजिए, क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए, सेटिंग्स में जाओगे 1080 पर कर लोगे तो वीडियो आपको क्लियर दिखने लगेगी सारी चीज़ें। और काफ़ी लोग जो है ऑडियो चेंज नहीं कर पा रहे होंगे तो भैया सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पर हिंदी वाले में चूज कर लीजिए, ऑडियो चेंज हो जाएगा जिसमें हमें हिंदी। काफ़ी बार क्या होता है कि मेरी आवाज़ जो है मैडम जैसी निकलने लगती है, तो वो यूट्यूब भैया एक फंक्शन लेकर आया है, ठीक है, यानी फीचर लेकर आया है ताकि जो बच्चे सुटेबल हों अलग अलग लैंग्वेज में इसमें देख सकते हैं। हालांकि यूपी बोर्ड के लिए खास कर मैं पढ़ाता हूं, और सिमिलर जो बोर्ड है जैसे बिहार बोर्ड हो गया, फिर आपका झारखंड बोर्ड, फिर राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, इन सभी में जो आपका जो है शिक्षा शास्त्र, इसमें अधिकतम जो है क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं पेपर में, यानी सिलेबस जो होता है सेम ही रहता है, यानी कुछ ही चेंजेस आपको देखने को मिलता है। तो चौथा नंबर फिलहाल प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। पांचवा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पूछा क्या गया है। देखिए, भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में, यानी भाषा एवं धर्म की शिक्षा के विषय में मालवीय जी के विचारों को व्यक्त कीजिए। यानी पंडित जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, इनके विचारों को व्यक्त करना है। उत्तर है, मालवीय जी प्राचीन संस्कृति के समर्थक थे। वे चरित्र और बुद्धि विकास के लिए संस्कृति भाषा की शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। साथ ही वे शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के समावेश के पक्षधर थे ताकि बच्चों का आध्यात्मिक विकास और नैतिक उत्थान संभव हो सके। नैतिक उत्थान क्या हो चुका है, वो संभव हो सके। तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का जो एक प्रकार से क्या था, यानी विचार था, शिक्षा पर विचार। चौथा नंबर प्रश्न है, गांधी जी की अनुशासन संबंधी मान्यता का उल्लेख कीजिए। यानी जो अनुशासन संबंधी मान्यता है इनका उल्लेख करना है। उत्तर देखिए, गांधी जी दमनात्मक अनुशासन और शारीरिक दंड के सख्त खिलाफ थे। वे आत्मानुशासन के समर्थक थे। उनका मानना था कि यदि छात्रों को विभिन्न रचनात्मक क्रियाओं में यहाँ पर देखिए व्यस्त रखा जाए तो अनुशासनहीनता की समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने वैश्विक शिक्षा में क्रियाओं को महत्व दिया। गांधी जी का ये विचार है। देखिए, अलग अलग जो शिक्षा शास्त्री, जैसे मैंने आपको बताया एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, और इनके अनुसार ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। उनके अनुसार स्त्री शिक्षा पर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, और अधिकतम देखिए स्त्री शिक्षा पर इन चारों का विचार है, तो स्त्री शिक्षा पर भी पूछा जा सकता है। और जो पूछा जाएगा इनके अनुसार जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, जो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ वीडियो में। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, प्रकृति की और लोटो से टैगोर का क्या तात्पर्य है। रविन्द्रनाथ जो टैगोर जी इनका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताइए। उत्तर है, टैगोर का तात्पर्य था कि बच्चों की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। उनकी मान्यता थी कि प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क से ही बच्चों में इच्छा, कल्पना और जिज्ञासा का समुचित विकास होता है। इसी दृष्टिकोण को जो कि साकार करने के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन की स्थापना किसने की, बहुविकल्पी, मैंने आपको बताया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। आठवां नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बताइए। यानी जो पर्यावरण शिक्षा है इसका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बताइए। तो उत्तर है, देखिए, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य समस्त नागरिकों को पर्यावरण और उसकी समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। इसका व्यवहारिक लक्ष्य प्रदूषण को नियंत्रित करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय प्रयास करना है। तो ये 8वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित, ठीक है। अब आ जाइए अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, जो 9 नंबर प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं से हम किस प्रकार बच सकते हैं, कुछ उपाय सुझाइए। तो इसको स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3 इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। उत्तर है, दुर्घटनाओं से बचने के लिए सदैव अपनी लेन देन में, अब देखिए अपनी लेन में चले, यानी जो लाइन है भैया लेफ्ट या राइट जो लाइन होती है जिस तरीके से उसमें चले। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। देखिए, हेलमेट जो होता है ये बाइकों के लिए, सीट बेल्ट होता है कार के लिए। सीट बेल्ट का प्रयोग करें और नशा करके वाहन बिल्कुल भी न चलाएं। काफ़ी लोग देते हैं वैसे पार्टियों से लौटते हैं तो कार चलाने लगते हैं, शराब पी लेते हैं, ठीक है, तो ये वाहन बिल्कुल भी न चलाएं जिससे कि आपकी जो जान हानि की दुर्घटना हो सकती है। ट्रैफिक नियमों का जो है पालन करें। संकेतों और निर्धारित गति सीमा का कड़ाई से यहाँ पर देखिए पालन करना तथा ओवरटेक करते समय सावधानी बरतना अनिवार्य है। यानी ओवरटेक करें लेकिन सावधानी से करें। काफ़ी लोग जल्दबाजी में करते हैं भैया जिससे कि वो ऊपर पहुँच जाते हैं। तो अपनी जो सुरक्षा है वो अपने हाथ में है, ये आप याद रखिए। 10 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के प्रसार में आने वाली किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो 2 समस्याएं हैं उनके बारे में बताना है। तो इसमें ही आपको दोनों समस्याएं मिल जाएंगी उत्तर में। देखिए, जो उत्तर है, शिक्षा के प्रसार में जो मुख्य बाधाएं हैं अपव्यय और अवरोधन है। अपव्यय का अर्थ शिक्षा पूर्ण किए बिना ही पढ़ाई छोड़ देना, जिससे समय
और धन नष्ट होता है। अवरोधन का अर्थ है छात्र का एक ही कक्षा में निर्धारित अवधि में अधिक समय तक रुकना, यानी भैया उसमें पास ही नहीं होना। मान लीजिए कि आप 12th में हैं, ठीक है, और भगवान न करे कि आप जो है फेल हो जाएं, लेकिन काफ़ी जो छात्र होते हैं यानी जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं भैया, जिनका दिमाग हमेशा टीवी फ़ोन में लगा रहता है, तो वो जो विद्यार्थी होते हैं जो धैर्य नहीं रख पाते हैं वो फेल होते रहते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि 3 बार 4 बार फेल होते रहें, तो उसी जो है छात्र में रुकना तो अवरोधन होता है। और जो है अपव्यय किसे कहते हैं ये आप इसके बारे में समझ सकते हो। ठीक है, मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और कैसा लग रहा है वीडियो ये भी आप लोग कॉमेंट में हमें बता दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का विवेचन कीजिए। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपकी शिक्षा शास्त्र में 4 नंबर का एक पूछा जाता है। 25 शब्दों में इसके प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। देखिए इसका उत्तर है 11 नंबर प्रश्न का, सामाजिक शिक्षा प्रणों से साक्षरता फैलाती है और नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में सहायक है। ये अल्प शिक्षित लोगों को जागरूक बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देती है। राष्ट्र जो निर्माण इसमें क्या देती है, योगदान देती है। 12 नंबर जो प्रश्न है इसमें देखिए, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के 2 कुप्रभावों का उल्लेख कीजिए। जो 2 कुप्रभाव हैं इनके बारे में बताना है। उत्तर है जनसंख्या विस्फोट से देश के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे भोजन, आवास और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रतिकूल प्रभाव यह है कि देश में बेरोजगारी, निर्धनता और आर्थिक असमानता की समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। तो ये 12 नंबर प्रश्न का सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर पूछा गया है डियर स्टूडेंट कि सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए, यानी जो सीखना होता है इसका कोई एक परिभाषा लिखना है। उत्तर देखिए, गिलफर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है। सामान्य शब्दों में व्यक्ति के अनुभवों और अभ्यास के माध्यम से उसके व्यवहार में होने वाला ऐच्छिक और स्थायी परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। ये प्रक्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। यानी सीखना जो होता है भैया, हम किसी से भी सीख सकते हैं, छोटे बड़े, ठीक है, बुजुर्ग, यंग लोग, यानी किसी से भी सीख सकते हैं, किसी वस्तु से सीख सकते हैं। आप लोग जानते होंगे किसी फिल्म वगैरह से भी सीख ले सकते हैं, और किसी चीज़ों को लिख सकते हैं, किसी संकल्पनाओं को देख सकते हैं, किसी जो है कहानी को देखकर हम सीख ले सकते हैं। तो किसी चीज़ से भी भैया हम सीख ले सकते हैं। अब आ जाइए 14 नंबर प्रश्न में। देखिए रुचि और योग्यता का घनिष्ठ संबंध, इस कथन पर प्रकाश डालिए, यानी जो कथन है इसको पूरा कीजिए। उत्तर देखिए, रुचि वो प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य में ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। जब व्यक्ति किसी कार्य में रुचि लेता है तो वो उसे पूरी लगन और एकाग्रता से करता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता और योग्यता का विकास होना स्वाभाविक है। 15 नंबर प्रश्न पूछिए, देखिए क्या पूछा गया है। देखिए दंड व्यवस्था के मुख्य लाभ क्या है इसके बारे में बताइए। देखिए दंड तो मैंने आपको बताया कई प्रकार के दंड होते हैं, जिसमें सामाजिक दंड होता है, फिर शारीरिक दंड होता है, मनोवैज्ञानिक दंड होता है, कई प्रकार के दंड होते हैं। उत्तर देखिए, दंड से छात्रों की गलतियां और अपराधी प्रवृत्तियों पर तत्काल रोक लगती है। ये अन्य छात्रों में भी भय उत्पन्न कर उन्हें अनुशासित रखने में सहायक होता है। कुछ कठिन परिस्थितियों में जहां सकारात्मक उपाय विफल हो वहां दंड अनुशासन स्थापना का एक प्रभावी माध्यम बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 16 नंबर प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में बताइए। तो उत्तर है, इसका मुख्य उद्देश्य मानसिक रोगों को दूर करना, तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाना तथा व्यक्ति को समाज के साथ बेहतर सामंजस्य बिठाने में मदद करना। ये व्यक्ति को एक संतुलित, सुखी और सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए योग्य बनाने में सहायता प्रदान करता है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर है। और अच्छे से जैसा कि मैंने बताया, नहीं समझ में आ रहा तो डिटेल से आप समझ सकते हो, वीडियो को रोक लीजिए। ठीक है, रोकने के बाद में प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न है, आकृति फलक परीक्षण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ये मंद बुद्धि बालकों के लिए एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसमें लकड़ी के पटल पर कटे हुए विभिन्न आकारों के 10 टुकड़ों को उनके सही स्थान पर फिट करना होता है। कम समय में कार्य पूरा करने के आधार पर बालक की बुद्धि का निर्धारण किया जाता है। यानी जो बालक होते हैं इनकी बुद्धि का क्या है, निर्धारण किया जाता है। तो आकृति फलक क्या होता है इसके बारे में भी आप देख सकते हो। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखिए डियर स्टूडेंट, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, ये परीक्षण
ये परीक्षण अधिक विश्वसनीय, वैध और निष्पक्ष होते हैं। इसमें मूल्यांकन सरल होता है और परीक्षक के व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना नहीं रहती। ये समय और धन की बचत करते हैं तथा छात्र के वास्तविक ज्ञान और यथार्थता की सटीक जांच करने में सक्षम हैं। तो 18 नंबर प्रश्न का ये उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। यानी जो मनोविश्लेषण विधि है भैया, इनकी व्याख्या करना है। 19 नंबर प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देखिए जो इसका उत्तर है, इसमें स्वतंत्र सहचार और स्वपन विश्लेषण विधियां शामिल हैं। इसमें माध्यम से परीक्षक व्यक्ति के अचेतन मन में दबी हुई भावनाओं, यानी जो दबी हुई भावनाएं हैं, इच्छाओं और संघर्षों को जानकर उसके व्यक्तित्व का गहरा मूल्यांकन करता है। ये विधि मानसिक गुत्थियां हैं, मानिए मानसिक गुत्थियों को सुलझाने और व्यक्तित्व को समझने में उपयोगी है। तो जो मैंने आपको प्रश्न बताया था, 19 ही टोटल प्रश्न थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि मैंने आपको बता दिया डिटेल से। अब मैं आपको स्टूडेंट यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपकी शिक्षा शास्त्र में 6 प्रश्न होते हैं। हर एक प्रश्न का जब आप उत्तर देते हो 50 शब्दों में, यानी 50 वर्ड में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो 6 नंबर आपको दिए जाते हैं। टोटल 6 प्रश्न, जिसके लिए आपको 36 नंबर तो इसी में कन्फर्म होगा। 36 नंबर तो आपका लघु उत्तरीय में ही कन्फर्म हो जाएगा। बस आपको केवल प्रश्न का उत्तर सही लिखना है। अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, ये नहीं है, एग्जामिनर ये कभी नहीं कहता है कि आप जो किताबी भाषा से छाप के लिखिए। और बहुत एरर, मतलब बहुत ऐसा चांस और बहुत कम देखने को मिलता है कि भैया काफ़ी स्टूडेंट जो किताबी भाषा से लिख पाते हैं, जिनकी भैया बुद्धिलब्धि आप लोगों को मैंने बताया था 140 से अधिक, जो जीनियस बालक होते हैं वही लिख पाते हैं। लेकिन सारे जो लोग, मतलब जो 85, 90, 95% भी जो बच्चे लेकर आते हैं, वो भी भैया बनाकर लिखते हैं, लेकिन अपने शब्दों में राइटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, लिखने का तरीका बहुत ही प्यारा होता है। चलिए देखते हैं पहला नंबर जो प्रश्न है इसमें लघु उत्तरीय का। देखिए लघु उत्तरीय का पहला नंबर जो प्रश्न है, प्राचीन, देखिए क्या पूछा गया, प्राचीन काल की शैक्षिक विशेषताओं को वर्तमान समय में कहाँ तक अपनाया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। उत्तर इसका देखिए प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्श आज भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। वर्तमान के भौतिकवादी युग में प्राचीन शिक्षा के आध्यात्मिक और नैतिक उद्देश्यों को अपनाकर शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। गुरु शिष्य के मध्य घनिष्ठ संबंध, यानी जो गुरु शिष्य हैं इनके मध्य घनिष्ठ संबंध शिक्षण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विद्यार्थी की रुचि व योग्यता के अनुसार शिक्षा देने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को आधुनिक स्कूलों में लागू करना चाहिए। इसके अतिरिक्त परीक्षा के दबाव से मुक्त शिक्षण और बहुमुखी पाठ्यक्रम जैसी विशेषताओं को अपनाकर हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमियों को दूर कर, यानी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है इनकी कमियों को दूर कर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते हैं। यानी कमियां यहाँ पे देखिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की जो कमियों उनको दूर करके भैया जो एक श्रेष्ठ समाज होता है, इसके निर्माण हम कर सकते हैं। तो ये पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से समझाया है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर, बौद्ध शिक्षा प्रणाली के क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में बताइए। ये शुरू से आपका प्रश्न स्टार्ट है और जैसे कि मैंने बताया हर एक चैप्टर के एक प्रश्न आपके रहने वाले हैं। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के क्या उद्देश्य, इसके बारे में बताना है। उत्तर है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का सर्वगीण, यानी ब्रैकेट में ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक विकास करना था। इसका मुख्य लक्ष्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना और शिष्यों में धर्म के प्रति अटूट आस्था जगाना था। साथ ही ब्रह्मचर्य, यहाँ देखिए ब्रह्मचर्य और संयमित जीवन के माध्यम से चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। इस शिक्षा का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना था, जिससे मनुष्य जीवन के दुखों और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। इसके अलावा सामाजिक कुशलता और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना का विकास करना भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे इसमें ये शामिल था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 3 नंबर, बौद्धकालीन, देखिए जो बौद्धकालीन शिक्षा तथा मुस्लिम शिक्षा यानी मध्यकालीन शिक्षा में अंतर बताइए। तो हमें बौद्धकालीन जो सेकंड चैप्टर है ये यहाँ तक है, और जो थर्ड चैप्टर है मुस्लिम कालीन भारतीय शिक्षा, उससे चैप्टर से दोनों प्रश्न हैं, यानी कंबाइंड है। हमें अंतर बताना, विभेद भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा एक ही है प्रश्न का उत्तर है इन दोनों प्रणालियों में गहरा अंतर था। बौद्ध शिक्षा यहाँ पर देखिए बौद्ध शिक्षा बौद्ध दर्शन और पाली भाषा पर आधारित थी, जबकि मुस्लिम शिक्षा इस्लाम धर्म और अरबी फारसी भाषा की पोषक थी।
बौद्ध, यहाँ पे देखिए पोषक थी। बौद्ध शिक्षा का आरंभ प्रवज्जा संस्कार से होता था। इसका परम लक्ष्य निर्वाण था, यानी जो बौद्ध शिक्षा था 8 वर्ष के जो आयु में होता था बालक को जो बौद्ध मठ में शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो उसका एक संस्कार कहा जाता था प्रवज्जा संस्कार, ठीक है, 8 वर्ष की आयु में। इसका जो परम लक्ष्य कर था वो निर्वाण था। वही मुस्लिम शिक्षा बिस्मिल्लाह खानी रस्म से शुरू होती थी। इसमें लैंगिक सांसारिकता उन्नति को अधिक महत्व दिया जाता था। अनुशासन के मामले, देखिए अनुशासन के मामले में बौद्ध प्रणाली लचीली थी जबकि मुस्लिम शिक्षा में कठोर दंड का विधान था। बौद्ध शिक्षा मठों में दी जाती थी जबकि मुस्लिम शिक्षा के केंद्र मकतब और मदरसे थे। देखिए मकतब में जो है उच्च शिक्षा और मदरसे में जो है यानी प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। और जैसा कि मैंने बताया प्रवज्जा 8 वर्ष की आयु में, वैसे ही मुस्लिम शिक्षा में जो बालक को शिक्षा ग्रहण करने की आयु थी वो थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का। मैंने आपको बहुविकल्पी में और निश्चित उत्तरी में डिटेल से बता ही दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, चौथा नंबर क्या पूछा गया कि जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा के मुख्य गुणों का उल्लेख कीजिए, यानी जो उसके मुख्य गुण हैं इनके बारे में बताना है। उत्तर है देखिए ब्रिटिश कालीन शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारतीय पाश्चात्य विज्ञान आधुनिक राजनीति और औद्योगिक प्रगति के संपर्क में आए। इसके कारण भारत में सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध चेतना जागृत हुई। अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, यानी जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ था इनका अंग्रेजी में क्या करवाया, अनुवाद करवाया, जिससे भारतीयों को अपनी समृद्धि संस्कृति के गौरव को पुनः ज्ञान हुआ और उनमें राजनीतिक पुनर्जागरण जो है जागरण हुआ। इसी शिक्षा ने प्रांतीय भाषाओं के विकास और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित कराया जिससे देश में स्वतंत्रता संग्राम की नींव मजबूत हुई। तो जो चौथा प्रश्न था ब्रिटिशकालीन शिक्षा के उद्देश्य यानी मुख्य जो गुण थे उनके बारे में बता दिया है मैंने आपको। पांचवा नंबर जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी सभी जो प्रश्न है इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ही है। देखिए 26 चैप्टर हैं तो सारे चैप्टर को मैंने जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने आप सभी को बताया है, ठीक है। और पेपर में ये नहीं कि पूछा ना जाए, आप लोग जो है हिंदी का पेपर दिए होंगे, नागरिक शास्त्र का पेपर, इतिहास का, अर्थशास्त्र का, भूगोल का, समाजशास्त्र का पेपर दिए होंगे। आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से मैं तैयारी कराता हूँ। पांचवा प्रश्न है माध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना पर टिप्पणी लिखिए। इस पर हमें अच्छे से बताना है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर है माध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, उन्हें स्कूल में टिकाए रखना और कुपोषण को दूर करना, यानी जो कुपोषण है इसको दूर करना। प्रारंभ में ये प्राथमिक स्तर तक सीमित थी परंतु बाद में इसे उच्च प्राथमिक कक्षा यानी 8 यानी 6 से लेकर 8 तक विस्तारित किया गया। वर्तमान मानकों के अनुसार प्रत्येक बच्चे को दोपहर के भोजन में कम से कम यानी 450 कैलोरी और जो है 12 ग्राम, देखिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिलना अनिवार्य है। ये योजना न केवल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करती है बल्कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा यानी कि क्या समरसता को बढ़ावा देने और ड्रॉप आउट दर को कम करने में भी अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुई। अभी भी आप लोग देखते होंगे जो ग्रामीण इलाका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया या बिहार या झारखंड में आप लोग देखते होंगे कि जो शुरुआत हुई थी मिड डे मील की, प्राथमिक शिक्षा में भी भोजन मिल रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो हमारे यहाँ पर स्कूल हैं यानी विद्यालय हैं, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश पहले मॉडर्न प्राइमरी हुआ करता था, अब मॉडर्न इंग्लिश मीडियम के स्कूल हो गए जिसमें भोजन बहुत ही अच्छे तरीके से शुद्ध दिया जाता है, सफाई, क्योंकि काफ़ी लोग आप देखे होंगे कि एक जो वीडियो यानी रील वगैरह जो है सरफेस कर रहा था इंस्टाग्राम फेसबुक पर कि दूध मिला दिया भैया यानी 1 लीटर दूध यानी 2 बाल्टी में मिला दिया, तो वो बच्चों को दे रहे थे भैया, तो उसमें क्या प्रोटीन मिलेगा, तो उसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा। और हमारे यहाँ पर जो शुद्ध है स्कूल यानी उसमें जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं और जो विद्यालय का रख रखाव यानी एक प्रकार से जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा है और बच्चे सीखते हैं भैया। पहले क्या होता था, पहले सीखते नहीं थे, अब देखते हैं भैया सीखते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को और अच्छे से जो प्राइवेट और जो सरकारी यानी जो गवर्नमेंट का स्कूल है उसमें काफ़ी अच्छा है। डिफरेंस ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे वो कहीं पर भी पढ़ रहते हैं, आपको इतना पता होगा। तो ये जो 5वां नंबर प्रश्न है इसका उत्तर भी मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए
जो 6 नंबर प्रश्न है, मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए किन शिक्षण विधियों को अपनाया जाना चाहिए, इसके बारे में बताइए। उत्तर है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उच्च शिक्षा के लिए व्याख्यान या भाषण विधि को सर्वश्रेष्ठ माना, क्योंकि वे स्वयं एक कुशल वक्ता थे, यानी वे वकील थे। उन्होंने अभ्यास विधि पर विशेष बल दिया, क्योंकि उनके अनुसार निरंतर अभ्यास ही जो है पर्याप्त ज्ञान स्थायी और पुष्ट होता है। इसके साथ ही उन्होंने स्वाध्याय विधि का समर्थन किया, जिसमें विद्यार्थी विद्यालय में सीखी गई बातों पर घर जाकर स्वयं चिंतन, यानी देखिए घर जाकर स्वयं चिंतन, मनन और तर्क वितर्क करते हैं। विज्ञान जैसे विषयों के लिए उन्होंने प्रयोगशाला विधि और वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए निरीक्षण विधि को अपनाने का सुझाव दिया, ताकि शिक्षा जो है व्यवहारिक और प्रभावी बन सके। तो ये जो प्रश्न था 6 नंबर, यानी जो मालवीय जी हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनके अनुसार ये शिक्षा विधियों की जो अपनाने जाने का पूरा प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है 6 नंबर प्रश्न में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए जो अगला नंबर प्रश्न डियर स्टूडेंट पूछा गया है 7वां नंबर, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो जो पर्यावरण शिक्षा है इसकी आवश्यकता पर हमें प्रकाश डालना है। इसका उत्तर देखिए, आज के औद्योगिक और वैज्ञानिक युग में बढ़ते प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य हो गई है। ये शिक्षा मानव को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाती है और वन्य जीव, जल तथा मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक करती है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही भावी पीढ़ी को प्रदूषण के विभिन्न कारणों और उनके नियंत्रण के व्यवहारिक उपायों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये नागरिकों को उनके नैतिक कर्तव्य और दायित्वों को बोध कराती है। मानव जीवन की सुरक्षा और पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए पर्यावरण शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया। आज के समय की सबसे बड़ी पुकार है। अब आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट, इसका उत्तर बिना चीटिंग किए हुए, काफ़ी लोग भैया गूगल खोल कर देख लेते हैं बुक से, बिना चीटिंग किए हुए आप लोग ये बताइए स्टूडेंट कि जो पर्यावरण शिक्षा ये विद्यालय स्कूल के पाठ्यक्रमों में कब जोड़ा गया। कमेंट में हमें भैया इसका आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए जो 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जल प्रदूषण की समस्या के निवारण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। जो अपनाए जाने वाले उपाय इनका वर्णन करना है। उत्तर है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम नगरों के गंदे नाले और औद्योगिक इकाइयों की विषैले रसायनों को बिना उपचार के नदियों या झीलों में गिरने से रोका जाना चाहिए। पशुओं के मृत शरीर और मानवीय अवशेषों को जल में प्रभावित करना पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। जल स्रोतों के निकट गंदगी करने वालों पर भारी जुर्माना और कठोर नियम लागू होने चाहिए। इसके अतिरिक्त दूषित जल का उपयोग बायोगैस बनाने या सुरक्षित रूप से सिंचाई के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए जन जागरूकता फैलाकर और जल संरक्षण की विधियों को अपनाकर ही हम अपनी जल निधियों को दूषित होने से बचा सकते हैं। यानी जो जल निधियां हैं इनको जो है दूषित होने से बचा सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। देखिए जो 9 नंबर प्रश्न है, नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक है, इस कथन के संदर्भ में विचार व्यक्त कीजिए। यानी जो कथन है इसके संदर्भ में अपना विचार व्यक्त करना है। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा गया नारी सशक्तिकरण के लिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ये देखिए स्टूडेंट, इसका उत्तर है, ऐतिहासिक रूप से जो है पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति जो है दोयम दर्जे की रही है, यानी बहुत ही खराब स्थिति की रही है। परंतु शिक्षा इस स्थिति को बदलने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। शिक्षित नारी अपने कानूनी अधिकारों और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती है, जिससे उसका शोषण करना कठिन हो जाता है। शिक्षा नारियों को रूढ़िवादी परंपराओं और अंधविश्वासों के बंधनों से मुक्त करती है। जब महिलाएं शिक्षित होकर विभिन्न व्यवसायों और नौकरियों में जाती हैं तो वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं। भैया अपना कार्यभार, अपना जो खर्चे हैं वो खुद निकालती है। जो देखिए महिलाओं को भी खर्चे की ज़रूरत होती है, नहीं कि भैया पुरुषों की भी होती है, महिलाओं की भी ज़रूरतें होती हैं। तो आत्मनिर्भर बनती है, यानी पुरुष पर उनको टिकना नहीं पड़ता, जिससे समाज में उनका सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। अतः नारी सशक्तिकरण का मार्ग केवल शिक्षा की गलियों से ही होकर गुजरता है, जो अंततः एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती हैं। जो एक राष्ट्र का क्या निर्माण
करती हैं। तो ये मैंने 9 नंबर प्रश्न में बताया है जो कि नारी सशक्तिकरण के लिए पूछा गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, सीखने की प्रयत्न एवं भूल विधि तथा सूझ विधि के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर को स्पष्ट करना है। उत्तर है सीखने की इन दो विधियों में मौलिक अंतर है। थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं भूल विधि एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें जो प्राणी बार बार गलतियां करके धीरे धीरे सही क्रिया सीखता है। ये विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। इसके विपरीत कोहलर के सूझ विधि एवं मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर अचानक समस्या का समाधान खोज लेता है। प्रयत्न विधि में सीखने की गति धीमी होती है और समय अधिक लगता है, जबकि सूझ विधि में समाधान तत्काल प्राप्त होता है। तीव्र जो है बुद्धि वाले बालकों और कठिन समस्याओं के समाधान के लिए सूझ विधि अनेक श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी जो सूझ विधि है तो क्या मानी जाती है? अनेक श्रेष्ठ मानी जाती है। तो सीखने की प्रयत्न मूल विधि तथा सूझ विधि में अंतर बताइए था, इसके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया, आप देख सकते हो, ठीक है, डिटेल से। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। 11 नंबर पूछा क्या गया है, छात्रों को पुरस्कार देने के मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जो बालक होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, उनके लिए जो पुरस्कार होता है भैया, वो किस लिए, इनका उद्देश्य क्या है पुरस्कार देने का, उसके बारे में अच्छे से चलिए देख लेते हैं। उत्तर है स्टूडेंट, शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि छात्रों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करना है। पुरस्कार से छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है और वे अपने कार्यों को अधिक रुचि व उत्साह के साथ करते हैं। ये छात्रों में अनुशासन के प्रति आस्था जगाता है और उनके उत्तम चरित्र के निर्माण में सहायक होता है। जब छात्र को उसके अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है, मान लीजिए कि आप 12th क्लास में, ठीक है, टॉपर बन जाते हैं, जिला टॉप कर जाते हैं, ठीक है, यानी पूरा जिला नहीं, पूरा आप जो है राज्य, यानी पूरा आप स्टेट टॉप कर जाते हैं, तो आपको क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो भविष्य में और भी बेहतर परिणाम देने के लिए जो प्रोत्साहित होता है। बेहतर जो परिणाम होता है, मान लीजिए कि आप जिला टॉप कर गए, तो भैया आप जैसे जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो बन सकते हो। आने वाले समय में भैया आप जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, IPS बन सकते हो, IAS बन सकते हो, तो यानी काफ़ी कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। सम्मानित होता है तो आपके अंदर एक अलग ही उत्साह जो है वो उत्पादित होता है, यानी प्रदर्शित होता है, क्या कहते हैं भैया उसको, उत्सर्जित होता है। तो देखिए, बेहतर परिणाम देने के लिए जो है प्रोत्साहित होता है। इस प्रकार पुरस्कार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, आनंददायक और प्रेरणादायक बनाने का एक जो महत्वपूर्ण साधन है। तो छात्रों को पुरस्कार देने के मुख्य उद्देश्य क्या थे, मैंने बता दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, जो 12 नंबर प्रश्न है, बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो बुद्धि एवं ज्ञान है, इसमें अंतर बताना था। इसका उत्तर है, देखिए, बुद्धि और ज्ञान दो अलग अलग मानसिक पक्ष हैं। बुद्धि एक जन्मजात और प्राकृतिक शक्ति है जो हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, जबकि ज्ञान वो जानकारी है जिसे हम अपने वातावरण और अनुभवों से अर्जित करते हैं। बुद्धि वो क्षमता है जो हमें प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में सही उपयोग करना सिखाती है। सही उपयोग करना क्या है, सिखाती है। बैलार्ड के अनुसार, जो कि एक शिक्षा शास्त्री हैं, इनके अनुसार बुद्धि को ज्ञान और आदतों के माध्यम से मापा जा सकता है। ज्ञान का विकास अध्ययन द्वारा सरलता से किया जा सकता है, परंतु बुद्धि की सीमाएं जन्मजात होती है। यानी भैया जो बुद्धि है ये जन्म से ही हमारा प्रारंभ हो जाता है। संक्षेप में, बुद्धि लक्ष्य की तरह है और ज्ञान उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक प्रमुख साधन है। तो बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर था, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल जो वीडियो था बस यहीं तक था। मैंने स्टूडेंट आप सभी को सारी चीज़ें बताने का पूरा प्रयास किया। केवल मैंने जो है दीर्घ यानी जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसका मैं आपको प्रश्न उत्तर नहीं बताया हूँ। मैंने आप सभी के लिए एक टॉपिक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा और अपने हिसाब से आप जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो कि 10-10 नंबर का एक प्रश्न होता है। 30 नंबर उसमें आप लोगों को पक्का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मॉडल पेपर हमारा पुराना वीडियो आप लोगों ने देखा होगा मॉडल पेपर का, उसमें भी मैंने अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये चारों जो टाइप के प्रश्न थे उसमें यानी अच्छे से मैंने सभी को समझा दिया। 9 मार्च को पेपर है, जाइए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।